नमस्कार जौहर। हमारे सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में सभी का स्वागत है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोग की जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है। तो हम लोग आज जो इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस का MCQ क्वेश्चन। जो भी क्लास टेंथ के झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम्स 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए ये जो सेशन होगा वो रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें साइंस का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ है वो सारे एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिए जाएंगे, और वो भी केवल और केवल NCERT। ठीक है, जो भी NCERT बुक है उसका ही यहाँ पे MCQ क्वेश्चन होगा साइंस में, क्योंकि एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो इसी बुक से पूछा जाता है। इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं जो हमारे 10th बोर्ड 2025 में MCQ के रूप में आएंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये जो सेशन है किसके लिए जरूरी है। थोड़ा सा देख लीजिए। क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा जेक बोर्ड रांची महा मैराथन के रूप में आपके सामने दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्लास 10th NCERT MCQ क्वेश्चन, जो कि आपको बता चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग साइंस में जीव विज्ञान की और अगर हम लोग आए तो जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो जैव प्रक्रम से स्टार्ट होता है, यानी सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ये जो भी सिस्टम है, ठीक है, वो सारे सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उससे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर जाएंगे, तीसरा चैप्टर, इस तरह से करके हम लोग सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन या फिर पित्त? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, पेप्सिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, पेप्सिन। ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन को पचाने के लिए दो इंजाइम्स जो है जिम्मेदार होते हैं। पहला इंजाइम्स जो है वो है पेप्सिन आपका, और दूसरा जो इंजाइम्स है वो आपका है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन है। ठीक है, एक ही जगह बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, देखो पेप्सिन अगर पूछेगा, ठीक है, तो वहां पे नाम देगा कि आमाशय से कौन निकल रहा है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, तब इसका आंसर होगा पेप्सिन। और अगर बोलेगा कि कौन सा ऐसा इंजाइम्स है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, वो अग्नाशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से निकलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो ध्यान देना, प्रोटीन को पचाने के लिए दो इंजाइम्स, पहला इंजाइम्स जो है वो आपका पेप्सिन है जो अमाशय से निकलता है, दूसरा इंजाइम्स जो है वो अग्नाशय से निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? यानी प्राणी संभोजी पोषण हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि पोषण जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी में पूछ रहा है कि प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? अमरबेल होता है, कवक होता है, अमीबा होता है या फिर आम होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अमीबा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन C जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा तो समझिएगा, प्राणी संभोजी पोषण वैसा जीव होता है जो ठोस या द्रव्य पदार्थ को क्या करता है? उठाकर मुंह में खुद वो डाल लेता है। ठीक है, तो वैसे जीव को जो है प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, पित्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, पित्त।
देखिए ये जो पित्त है ना, ये मान लेते हैं हम लोग कि यहार नाल है, ठीक है। ये क्या है, यहार नाल है, मुंह से स्टार्ट होता है और कहाँ पे, रेक्टम में ये खत्म होता है, ठीक है। ये जो यहार नाल है, ठीक है, ये अमाशय है, इसी के ऊपर में एक इस प्रकार का रचना होता है जिसका नाम है यकृत, ठीक है। अकृत क्या करता है कि पीत का स्राव करता है। अकृत क्या करता है, पीत का स्राव करता है। और ये पीत जो होता है जमा, वो यहाँ पे एक थैला होता है जिसका नाम है पित्ताशय। यहां से 4-5 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। तो पीत जो होता है वो स्राव कौन करता है, तो अकृत करता है। कहाँ पे जमा रहता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। इसका काम क्या है, तो काम है जो भी यहाँ पे, ठीक है, यहां से जो भी भोजन अमाशय में पहुंच रहा है, ठीक है, इस अमाशय के भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम्स उत्तरदायी है। टाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज, ठीक है। पहले ही हम बता चुके हैं कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है, और लाइपेज जो है ये वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। एक दूसरा यहां से और समझ लीजिएगा कि ये जो पीत रस होता है इसका दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। वसा का क्या करना, इमल्सिफिकेशन करना, मतलब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। क्या करना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना का ही साइंस की भाषा में बोला जाता है इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है। इसीलिए पीत का काम होता है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको हम बता चुके हैं कि छोटी आंत जो होता है उसमें दीर्घरोम पाया जाता है, इस प्रकार की रचना कुछ होती है, ठीक है। ये जो अंगुली जैसा रचना होता है इसी को भिलाई बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। और यहीं पे क्या होता है कि जो भी हमारे भोजन में आए हुए जो पोषक तत्व होते हैं उसको ये इसके किनारे किनारे में ब्लड वेसल्स लगा होता है, यही ब्लड वेसल्स जो होता है उस भोजन को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ये छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम तत्व जो होता है ना ये किस में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल, अब यहां से पूछेगा क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होता है ये पत्ती में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो सूर्य के प्रकाश आता है ना, सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्लोरोफिल है ये पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। बहुत एग्जाम से पूछा गया है, ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, एक पादप परजीवी है, नीम है, अमरबेल है, पीपल है, बेल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे परजीवी पादप पूछा जा रहा है तो एकदम ध्यान से याद रखना, परजीवी पादप जब भी पूछे दो जीव का याद रखना यहाँ पे, ठीक है। एक अमरबेल का याद रखना और एक कसकुट्टा का याद रखना, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा नहीं देगा तुम्हारे सामने, ठीक है। दो परजीवी पौधा है जिसका नाम है अमरबेल और कसकुट्टा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा परजीवी है, राइजोबियम है, प्लाज्मोडियम है, ऑर्किड है, या फिर मच्छर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्लाज्मोडियम। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन परजीवी है, यहाँ पौधा और जंतु की बात नहीं बोला, ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का जीव है जो कि ये परजीवी होता है, ठीक है। और कौन सा संघ का ये जीव है तो पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये जो जीव होता है ये प्रोटोजोआ संघ का जीव होता है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन
प्लाज्मोडियम जो है ये कौन सा संघ का जीव है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है। अगले क्वेश्चन की ओर चले और अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन परजीवी नहीं है, पूछ रहा है। फीता कृमि, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ईस्ट। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहां पे आपका हो जाएगा परजीवी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा राइजोबियम, फीता कृमि और प्लाज्मोडियम ये तीनों जो आपका है ना, ये तीनों आपका परजीवी है, ठीक है। क्या है? आपका परजीवी है, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो आपका है प्लाज्मोडियम वो क्या है? परजीवी है, ठीक है। और ये किस संघ का है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना ये आपका क्या कहते हैं इसको? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक है। ईस्ट भी आपका परजीवी है, ठीक है। फीता कृमि तो परजीवी है। राइजोबियम, इसका राइट आंसर जो आपका होगा ना राइजोबियम होगा, सॉरी राइजोबियम जो होता है ये परजीवी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा का कुछ जो है रचना इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये जो है वो क्या कह रहा है कि किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? मुंह से करता है, केंद्रक से करता है, कूटपाद से करता है, खाद्य रितिका से करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमीबा जो भोजन करता है ये कूटपाद से करता है। ये जो ये उभरा हुआ रचना होता है ना, यही रचना इसका कूटपाद होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई अगर भोजन आता है तो ये जो है अपना संरचना बदलते रहता है, इस प्रकार कुछ बंद कर लेता है और अंदर ले जाता है। और ये जो संरचना होता है ये खाद्य रितिका होता है, या तो फिर हम लोग इसको खाद्यधानी कहते हैं, ठीक है। और इसी खाद्यधानी में जो है भोजन का पाचन होता है। जब भोजन पच जाता है जो शरीर के लिए लाभदायक है उसको तो ये अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो अपच भोजन पर बच जाता है वो अपच भोजन कुछ देर के बाद जो है ये किनारे की ओर आने लगता है और फिर इधर से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोयम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों की ओर। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इसमें पत्ती में क्या है कि यहाँ पे खाना बन रहा है यानी भोजन बन रहा है, ठीक है। भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है पौधे की वो होती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक होता है, आगे हम लोग जिक्र करेंगे, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब खाना बना, ठीक है, तो ये खाना जो है ना पूरे पौधे में पहुंचेगा, पूरे पौधे में पहुंचेगा तो ये जो है ना दोनों दिशा में काम करता है। ऊपर भी खाना पहुंचने का काम करेगा, नीचे भी खाना पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। अब काम करता कौन है? तो एक विशेष प्रकार का उत्तक ये काम करता है, जिस उत्तक का नाम है फ्लोयम, ठीक है। जिस उत्तक का नाम क्या है? फ्लोयम। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन को पहुंचाने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो फ्लोयम उत्तक, ठीक है। फ्लोयम क्या है? तो एक प्रकार का विशेष उत्तक है ये। फ्लोयम जो खाना को पहुंचाता है, भोजन को पहुंचाता है पौधे के सभी भागों में, वो एक दिशा की ओर जाता है, दोनों दिशा की ओर जाता है, या फिर केवल ऊपर जाता है, या फिर केवल नीचे खाना पहुंचाता है, तो दोनों दिशा की ओर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, पाचन नली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। दीर्घ रोम जो अभी इस तरह का कुछ रचना बताए, ठीक है, यहीं पे भोजन का अवशोषण हो जाता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका अंतिम जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में ही होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अपच खाना होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है और फिर मलाशय के द्वारा बाहर निकल आता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, जीव संभोजी पोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी बता चुके हैं कि ठोस भोजन को उठाकर मुंह में डालने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो संभोजी पोषण होता है, ठीक है, या तो प्राणी संभोजी पोषण। अगला क्वेश्चन है रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, या फिर जो है वायु के वेग पर। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा,
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड करता है। ठीक है, रंध्र कब खुलेगा और कब बंद होगा ये प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड करता है। प्रकाश संश्लेषण की बात अगर करें तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है पौधों की। दूसरी बात, इसमें 4 चीजों का जरूरत होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से मिल जाता है पौधे को, जल जो कि जमीन से मिल जाता है, जड़ पूरे पहुंचा देता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल जो कि पत्ती में ही उपस्थित होता है, और चौथा सूर्य का प्रकाश। ये 4 में से एक चीज अगर नहीं होगा तो पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटता है ना तब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, तो फिर यहाँ पे जल प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाला जो ऑक्सीजन गैस है किस यौगिक को के टूटने से प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के टूटने से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं ये चीज। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं? कवक पर, शैवाल पर, हरे स्वपोषी पौधों पर, मिट्टी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे समझना है कि मेन जो होता है पोषण ना वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, ध्यान रखना। स्वपोषी पोषण जो होता है वो केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना सकता है। तो अपना भोजन खुद कौन बनाता है? हरे पौधे बनाते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण कौन होता है? वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या तो परोक्ष रूप से किस पर वो निर्भर रहता है? तो स्वपोषी पोषण पर निर्भर रहता है या तो हरे स्वपोषी पौधे पर निर्भर रहता है। वैसे जीव को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लीजिए मनुष्य का ही। क्या मनुष्य अपना भोजन खुद बनाता है? आप किचन में जाके भोजन बना लिए वो अलग चीजें हैं, जब तक आपके पास कच्ची सामग्री नहीं आएगी तब तक भोजन कहाँ से बनाएंगे? अगर आपके पास चावल बनाने के लिए अगर चावल आया हुआ है तो आपका कहाँ से आया है? हरे पेड़ पौधा से वो आया है। इसीलिए जो है आप विषम पोषी पोषण हो गए। ठीक है, विषम पोषी पोषण भी 3 प्रकार का होता है, जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। प्राणी समभोजी पोषण हो गया जिसको समपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे। ठीक है, विषम पोषी पोषण अब जो होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है आपका मृत जीवी, ठीक है, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, मृत जीवी जो मृत जीवों पर रहकर अपना भोजन को ग्रहण करता है, परजीवी जो दूसरे जीव पर रहकर उसको हानि पहुंचाता है और अपना भोजन ग्रहण करता है, जैसे जू हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना उदाहरण के लिए। ठीक है, जू हो गया ये क्या है? परजीवी है। ठीक है, जैसे जोंक हो गया, ये सब याद रखना, जू है, जोंक है, अमरबेल है, ये सब क्या है? ये सब परजीवी है। ठीक है, फीता कृमि हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे मृत जीवी का तो मृत जीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या होगा? तो मृत जीवी पोषण का एग्जाम्पल 3 याद रखना, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, और फूफंद हो गया। ये 3 चीज को जरूर याद रखना। प्राणी समभोजी में तो बताए हैं जो ठोस पदार्थ को हाथ से उठाकर मुंह में डालता है, वैसे जीव जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है? प्राणी समभोजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर पर्णहरित से। पर्णहरित है वो पूर्णहरित हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? जल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो जल से निकलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जल का जो होता है सूत्र वो क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, ये दोनों जब टूटता है तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आपके शरीर में एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में HCl कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है, आप लोग हमेशा एग्जाम में ये गलती करते हो। और ये जो होता है ये कहाँ पे उपस्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अमाशय की जठर ग्रंथि होती है ना, ये अमाशय है। ठीक है, इसके किनारे किनारे में जठर ग्रंथि होती है, इसी जठर ग्रंथि से HCl का स्राव होता है। ठीक है, HCl का काम क्या होता है? तो इसका ध्यान रखिएगा, जो भी भोजन अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है, जो भी भोजन होता है उसको अम्लीय माध्यम में कर देता है, क्योंकि ये अम्ल है। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा काम यहां से क्या है? तो दूसरा काम है, जो भोजन के साथ कोई जीवाणु आ गया है, ठीक है, खाना में, उस जीवाणु को मारने का काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में विरकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। विरकक, विरकक मतलब यहाँ पे किडनी की बात कर रही है। ठीक है, किडनी जो है वो किससे संबंधित है? तो किडनी उत्सर्जन से संबंधित है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, उत्सर्जन का। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वायु कुपिका है, वृक्क है, वृक्काणु है, या फिर कोशिका का गुच्छ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, किसका? उत्सर्जन तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्काणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेफ्रॉन का संरचना आप लोग को हम बता चुके हैं, कुछ इस प्रकार का संरचना होता है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर, यानी जो किडनी है, ठीक है, क्या है? किडनी है, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, मतलब वो काम करना बंद कर दे रहा है। ठीक है, होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण, या फिर पुनर्अवशोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोहन, जिसको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, हिंदी में अपोहन कहा जाता है। यहां पे क्या कह रहा है वो समझिएगा। देखिए, किडनी जो है ना, इस किडनी का काम जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले समझिए, किडनी का काम होता है जो भी रक्त में कूड़ा कचरा आ गया है, ठीक है, उस रक्त को साफ करना। ठीक है, साफ करना मतलब छानना। क्या करना? छानना। ठीक है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़ा में होता है, लेकिन यहां पे कह रहा है छानने की। ठीक है, तो छानने का काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है? किडनी करता है। अब मान लीजिए कि किडनी किसी का खराब हो गया है, तो उसके लिए इलाज तो है ना। तो वही इलाज क्या है कि एक जो है मशीन होता है, डायलिसिस मशीन। इस डायलिसिस मशीन का काम क्या होता है कि कोई मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, ये डायलिसिस मशीन होता है इस तरह का। ठीक है, अब यहां से क्या, इस व्यक्ति का सारा खून जो है, मान लेते हैं इसके शरीर में 5 से 6 लीटर खून है, ये खून जो है निकलकर सारा इस मशीन में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मशीन जो है खून को क्या करेगी? छान देगी। उसके बाद फिर इस मशीन से इसके शरीर में सारा खून को जो है वापस क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। इसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन या तो फिर डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रक्त कण का थक्का बनाने में सहायक है, मतलब कौन सा रक्त का एक कण है? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सा रक्त का एक कण है, ठीक है, जो कि थक्का बनाने में आवश्यक है? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, लाल रक्त, श्वेत रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स का ही हिंदी हो नाम है पट्टिकाणु। समझना,
ठीक है। रक्त जो है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दो घटक से मिलकर बना हुआ है। पहला घटक का नाम है प्लाज्मा और दूसरा घटक का नाम है कण। ठीक है। प्लाज्मा जो होता है इसका 55% भाग होता है ब्लड का। ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% भाग जो है ये पानी भरा होता है। ठीक है। इसीलिए प्लाज्मा जो है ये लिक्विड होता है, यानी तरल पार्ट होता है। तो यही यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। अब कण की अगर बात करेंगे तो ये जो कण होता है ये 3 तरह का होता है। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ध्यान देना। अब आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड कार्पुसल्स होता है। इसका काम क्या होता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी इसका काम क्या होता है, तो शरीर में रोग से लड़ने का काम करता है। और ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका काम है जब कोई भी शरीर का अंग कट गया वहां से खून अगर बहना स्टार्ट होता है तो जैसे ही 5 से 10 सेकेंड होता है ये खून को जमा देता है। ठीक है। ताकि शरीर से सारा खून बाहर ना आ पाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करें और अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वो क्या कहलाती है? ठीक है। शिरा कहलाती है, धमनी कहलाती है, या फिर केशिका कहलाती है, या फिर जाइलम कहलाती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनी। ठीक है। इसको समझ लो, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। देखो मान लो कि ये जो है ये कुछ हट है इस प्रकार का। ठीक है। अब हट के 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य में, क्योंकि हम लोगों को मनुष्य का ही पढ़ना है, ध्यान रखना। ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं। इधर वाला जो होता है वो आलिंद होता है। ठीक है। और इधर वाला जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो होता है ये आपका आलिंद हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो होता है ये नीलय होता है। ठीक है। ये क्या होता है? नीलय होता है, ध्यान रखना। ये अगर कहाँ पे है, ये अगर दाएं साइड है तो दायां आलिंद होगा, ये अगर बाएं साइड है तो बायां आलिंद होगा। उसी तरह ये दायां नीलय होगा, ये बायां नीलय होगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझना। ठीक है। यहाँ पे देखो फेफड़ा है मान लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये फेफड़ा है। समझो, इसको एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। अब देखो इधर से मान लो कि कोई व्यक्ति है, इसका खून को शुद्ध करना है। तो ये जो खून है ना ये माथा के ऊपर, ठीक है, माथा के ऊपर का जो भी अंग है उसका जो खून है, ठीक है, ये जो है महाशिरा लेकर जो है ये आता है। ऐसे समझो ना, पूरे शरीर का खून जो है ये महाशिरा लेकर आ रहा है। ठीक है। अब यहां से समझना, महाशिरा लेकर अशुद्ध खून को, कौन सा खून को यहां से लेकर आया? अशुद्ध खून से लेकर आया महाशिरा। ठीक है। अब ये अशुद्ध खून किसको दे दिया? आलिंद को दे दिया। आलिंद को दे दिया। यहाँ पे एक भाल्व लगा हुआ है, एक तरह से समझो तो एक जो है दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है। अशुद्ध खून कहने का मतलब यहाँ पे होता है, दूसरा कलर ले लेते हैं। अशुद्ध खून कहने का मतलब ये है कि उस खून में क्या है, उस खून में जो है ना, उस खून में क्या है, तो समझना कि उस खून में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ठीक है। उस खून में क्या मिला हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। यहां से अशुद्ध खून आया। ठीक है। अशुद्ध खून मतलब CO2 उस खून में है। कौन लेके आया? तो ध्यान रखना कि महाशिरा लेकर आया। ठीक है। आलिंद को दे दिया। यहाँ पे एक कपाट लगा हुआ है, दरवाजा, इसके सहारे जो है ये खून जो है नीले में पहुंचा। ठीक है। कहाँ पे पहुंचा? ये नीले में पहुंचा। कौन सा नीले में? तो दायां नीले में। अब दायां नीले क्या करेगा? इस खून को जो है ना ये फेफड़ा को दे देगा। ठीक है। किसको दे देगा? फेफड़ा को दे देगा। क्यों दे देगा? शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये खून जो है ये अशुद्ध है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ठीक है। अब फेफड़ा जो है खून को शुद्ध करेगा, ले जाके क्या करेगा? ये नीले को, सॉरी, आलिंद को दे देगा। ये आलिंद है। ठीक है। ये आलिंद को दे देगा। कौन सा आलिंद को? तो बायां आलिंद को ले जाके ये दे देगा। ठीक है। अब बायां आलिंद के पास भी यहाँ पे एक कपाट यानी भाल्व लगा हुआ है। ये शुद्ध किया हुआ खून को नीले में भेज देगा और नीले से जो है ये शरीर के संपूर्ण भाग में जो है शुद्ध खून का क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। ठीक है। और
यही खून जो है कौन लेकर जाता है, तो ध्यान रखना ये धमनी लेकर जाती है, ठीक है, क्योंकि धमनी जो होती है ना ये शुद्ध खून लेकर जाती है, ये ध्यान रखना, और सीरा जो होती है ये अशुद्ध खून लेकर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपवाद है, फुफ्फुस धमनी अगर रहेगा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी की अगर बात की जाएगी तो ये अशुद्ध खून को लेकर आएगा, ठीक है, और अगर फुफ्फुस सीरा की बात की जाएगी तब यहाँ पे शुद्ध खून लेकर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन सा कण है जो मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका, प्लेटलेट्स। तो अभी बता चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता है? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज, ठीक है। कोई भी मनुष्य या तो मांसाहारी जीव जो रहता है, ठीक है, वो जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो सेल्यूलोज होता है ना, ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। क्या होता है? एक प्रकार का जटिल जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए शरीर में वैसा कोई अंग नहीं है जिसके कारण मनुष्य और मांसाहारी जीव जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा पाता है, ठीक है। सेलुलोज कहाँ उपस्थित होता है? तो ध्यान रखना, मान लो कि ये पादप कोशिका है, ठीक है, पादप कोशिका की चारों ओर जो है बाहर से एक भित्ति बनी होती है जिसका नाम है कोशिका भित्ति, ठीक है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये कोशिका भित्ति इसी सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान देना, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग और पौधा का अगर जिक्र किए हैं तो वहां से समझ लेते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ठीक है, जिसमें भोजन बनाता है पौधे, जिस प्रक्रिया के तहत, ठीक है, ये जो है ना, इसका कहता है, कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का इनमें से कौन सा है जो उत्पाद नहीं है, ठीक है, उत्पाद इसका नहीं है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। उत्पाद होता क्या है भाई? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, उत्पाद होता क्या है प्रकाश संश्लेषण का? तो ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समा लेता है और ऑक्सीजन को हम लोगों के लिए बाहर छोड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसका उत्पाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और ग्लूकोज क्यों होगा? क्योंकि यही जो भोजन बनाता है पौधा, ये भोजन के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज ही बनाता है, ठीक है, इसीलिए ये इसका उत्पाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ा, ठीक है। 3 जोड़ा जो लार ग्रंथियां होती है ना, उसका नाम जान लो थोड़ा सा, ज्यादा जानने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक का नाम होता है तुम्हारा पैरोटीड, पैरोटीड लार ग्रंथि। दूसरा है सबमैक्सिल, सबमैक्सी, ठीक है, ऐसे होता है, मैक्सिलरी। और दूसरा है सबलिंगुअल, क्या है? सबलिंगुअल। 3 जोड़ी जो होता है क्या होता है? लार ग्रंथि होती है। अब क्या है कि ये जो लार ग्रंथि होती है ना, इसमें इंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। उस इंजाइम्स का नाम क्या है? तो उस इंजाइम्स का नाम है टाइलिन, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना लिए हैं, ठीक है, उसका पहला रूप जो होता है स्टार्च, ठीक है, जो जटिल रूप होता है, इस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। क्या करता है ये एंजाइम्स? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? टाइलिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। लाइपेज और ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पीत। तो बता चुके हैं, पीत जो है इसका स्राव यकृत से होता है। जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में रहता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो भोजन होता है उसको सबसे पहले अम्लीय बना देता है,
ठीक है, सॉरी, अम्लीय भोजन जो होता है उसको क्षारीय बना देता है। ठीक है, याद रह गया HCl के बारे में। अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। दूसरा काम क्या है कि जो भी वसा होता है उसको इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि आगे आसानी से पच जाए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है सूखा बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचला हुआ बीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंकुरित बीज। श्वसन के अध्ययन जो किसी भी बीज का करना है तो उसके लिए अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को, हीमोग्लोबिन को, श्वेत रक्त कणिका को, प्लेटलेट्स को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन को। ये एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। यानी ये क्या है, कहाँ पे रहता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है, जिसको शॉर्ट में HB हम लोग कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये दो प्रकार के शब्द से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हीम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ग्लोबिन। ठीक है, ये जो हीम है इसका मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। ठीक है, यानी क्या? लोहा। और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, नाम पूछेगा तो याद रखना, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये जो लोहा होता है ना, ये जो आयरन होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसका रंग जो होता है खून का वो लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी हो गई शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा? तो ध्यान रखना, एनीमिया बीमारी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को तुम लोग को क्या है, आयरन का गोली दिया जाता है, ध्यान रखेगी। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है या फिर केंद्रक में होती है? कहाँ पे होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसका है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, वायु कुपिका में, फेफड़ा में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों दो तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझिएगा। एक आप लोग को जो है हम चार्ट बताए थे कि शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हटेगा नहीं, क्योंकि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो है ये पायरुवेट, P4 पायरुवेट, ध्यान देना, पायरुवेट में टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन वाला अणु होता है और पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। यानी ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटा, ये कहाँ पे टूटा? तो ये जो है कोशिका द्रव्य में टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है कि पायरुवेट का विखंडन, यहाँ पे समझिए, सबको छोड़ दीजिए, पायरुवेट का विखंडन कहाँ पे होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्योंकि पायरुवेट के बाद 3 स्थिति पैदा हो जाती है। एक स्थिति होती है कि ये जो श्वसन हो रहा है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, यानी ऑक्सीजन नहीं है, यानी नाम मात्रा का ऑक्सीजन है। ठीक है, अनुपस्थिति में हो रही है। तो ये जो होता है ये ईस्ट में होता है। ठीक है, और होने के बाद क्या मिलता है? तो सबसे पहले याद रखना, इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है ये मांसपेशी में होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का हमारे शरीर की मांसपेशी में अभाव हो जाता है तब ये होता है। और इसमें क्या मिलता है शरीर को? तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये क्रैम्प के कारण होता है। और तीसरा जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसी में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो यही चीज को पूछ रहा है। तो ये तीनों प्रक्रिया जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ये तीनों प्रक्रिया कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम से होती है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, संवहन से? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। ठीक है, आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि जो भी चीजें अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर में है वो कौन सा प्रक्रिया से बाहर निकलती है? तो उत्सर्जन से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी? तो पहले बता चुके हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% तक पानी होता है, ध्यान रखना, और ब्लड का 55% भाग होता है। अगला कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीले द्वारा। अभी बता चुके, मान लो कि ये दिल है, ठीक है, ऊपर जो होता है आलिंद होता है और नीचे जो होता है वो नीले होता है। ट्रिक है, ठीक है, ऊपर अप मतलब ए, ऊपर में आलिंद रहेगा, नीचे न मतलब नीले रहेगा। अब देखो, जब अशुद्ध खून यहाँ पे आता है तो ये जो है ना, ये क्या करता है, नीले इसको पंप कर देता है और फेफड़ा के पास भेज देता है। ठीक है, फिर फेफड़ा क्या है कि ये शुद्ध करता है खून को और ये आलिंद के पास भेज देता है। फिर आलिंद जो है, ये आलिंद से जो खून है, शुद्ध खून, ये नीले में आता है, नीले फिर पंप करता है, पूरे शरीर में खून को भेज देता है। ठीक है, तो संपूर्ण शरीर में जो पंप करता है रक्त को, वो कौन करता है? नीले करता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ता में। अगला क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? परिवहन, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर उत्सर्जन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जल की हानि होती है। ठीक है, भाप बनकर उड़ जाता है जल। जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में, ग्रहणी में? तो आपको हम बता चुके हैं, अमाशय ग्रंथि जो होती है ये, जठर ग्रंथि जो होती है ये अमाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीत रस का स्राव होता है अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, ग्रहणी द्वारा, यकृत द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्माकुंचन गति पाई जाती ग्रास नली में, छोटी आंत में, कोलोन में, अग्नाशय में? तो इसका राइट आंसर होगा, कर्माकुंचन गति जो होती है ये छोटी आंत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? पोषण से, समन्वय से, उत्सर्जन से, श्वसन से? तो नेफ्रॉन जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, हृदय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का जो प्रमुख केंद्र होता है वो क्या होता है? तो वो जो होता है वो मस्तिष्क होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मस्तिष्क के बिना तुम्हारा पूरा ये शरीर है ये कोई काम का नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनता है? मेरुरज्जु में बनता है, मेडुला में बनता है, क्षुद्रांत में बनता है, या तो फिर कहाँ बनता है? हृदय में बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो मेडुला में बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है? तो ध्यान रखना कि ये जो प्रतिवर्ती चाप होता है ये मेडुला में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? मेडुला में बनता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, अमाशय में, न्यूरॉन में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में। रेनवियर्स गांठ जो होता है ना वो न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन का संरचना कुछ इस प्रकार का था ना, तुम लोग को बता चुके हैं। ये जो है ये न्यूरॉन का रचना है। ठीक है, और यहां से एक न्यूरॉन जब खत्म होता है उसकी जो अंतिम सिरा होती है यहीं पे ये गांठ होता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रासायनिक अनुवर्तन है, प्रकाशानुवर्तन है, गुरुत्वानुकर्तन है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा ये। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए क्या है? जिम्मेदार होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये जो मस्तिष्क होता है ना इसके 3 पार्ट होते हैं,
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करें तो अग्र मस्तिष्क में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मेन जो देखने को मिलेगा वो दो चीजें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसका भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का अगर देखा जाए तो ये जो है 80% भाग होता है, मतलब पूरे मस्तिष्क का 80% भाग जो होता है ना, ये प्रमस्तिष्क ही होता है। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट जो होगा अग्र मस्तिष्क का वो होता है थैलेमस। ठीक है, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस की अगर हम लोग बात करें तो थैलेमस का काम क्या है? तो ध्यान रखना कि ये जो भी ग्राही अंग से सूचना आता है, ठीक है, उसको प्रमस्तिष्क की ओर भेज देता है। कहता है कि तुम सूचना आया भाई, अब तुम प्रमस्तिष्क की ओर चल जाओ। प्रमस्तिष्क को इसीलिए बुद्धि का जन्मदाता केंद्र बोला जाता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि आपको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, थकान आपको आ रहा है, नींद लग रहा है, पसीना आ रहा है, शरीर का आपका तापमान क्या है, ये सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अग्रभाग खत्म आपका। मध्य भाग का ज्यादा कुछ रोल नहीं है, इसीलिए इसको हटा दीजिए। पश्चिम मस्तिष्क का दो मेन पार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपका है, सबसे पहला अनुमस्तिष्क हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो मेडुला हो जाएगा ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो होता है इसी का काम है कि शरीर को संतुलित रखना। ठीक है, जैसे अगर हम खड़ा है तो हम अच्छे से खड़े रह पा रहे हैं, ये किसका देन है? ये अनुमस्तिष्क का देन है। किसका भाग है मस्तिष्क का? तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या होता है? दिल जो धड़क रहा है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। रक्त दाब जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। उल्टी आ रहा है, खांस रहे हैं आप, छींक रहे हैं आप, लार आ रहा है, श्वास ले रहे हैं आप, ये सारे चीजों को कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें मेरुरज्जु का, तो मेरुरज्जु का थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है, कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं जो शरीर के अंदर चलती है, उन सभी चीजों का कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? तो आपका मेरुरज्जु करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, वे सभी क्रियाएं जो स्वतः होते रहती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, वो अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे सांस लेना, क्या सांस हम बोलेंगे तब लेगा? अपने बोलेगा। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं। हृदय का धड़कना, लार आना, उल्टी आना, ठीक है, भोजन का पचना, ये सब सारी कैसी क्रिया होगी शरीर के अंदर? अनैच्छिक क्रिया, क्योंकि इस पर हमका मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु करता है। अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजोन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन जो होता है ये किसका हार्मोन है? तो ये नर हार्मोन है, ध्यान देना। ठीक है, नर में जितने भी चेंजिंग आते हैं, यानी पुरुष में जितने भी चेंजिंग आते हैं जवानी से संबंधित, ठीक है, यौवना आरंभ से संबंधित, वो सारे जो है किसके कारण होता है? टेस्टेस्टेरोन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। थायरोक्सिन जो होता है ना हार्मोन, इसके स्राव के लिए कौन सा आयोडीन तत्व जिम्मेदार होता है? तो आयोडीन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? घेंघा बीमारी हो जाएगा, जिसको ग्वाइटर बीमारी भी बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रीनेलिन किस अंग पर सीधे काम करता है? वृक्क पर, हृदय पर, यकृत पर या फिर अमाशय पर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वृक्क पर, ए। एड्रीनेलिन ये है, ये हार्मोन है, ठीक है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये मान लेते हैं कि किडनी है, ठीक है, एक जोड़ा किडनी होता है, इसी पर एड्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, और यही एड्रेलिन हार्मोन जो है, एड्रीनेलिन हार्मोन का ये एड्रेलिन जो है ग्रंथि होता है, और यही एड्रेलिन ग्रंथि जो होता है ये एड्रेलिन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, जब ये किडनी के ऊपर बैठा हुआ है, ये दोनों किडनी है, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक है, अब ये जो किडनी पर बैठा हुआ है तो डायरेक्ट इफेक्ट तो किडनी को ही डालेगा ना, काम करेगा ना ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? इंसुलिन, ऑक्सिन,
थायरॉक्सिन या एड्रेलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन जो होता है, जो भी किसी भी व्यक्ति के रुधिर यानी रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा एक प्रकार का जीव होता है जिस जीव के अंदर जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका का अंतिम शिरा है, यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान है। ठीक है, और यहीं पे क्या है कि विद्युत केमिकल चलते रहता है, इधर से जो सूचना आया उसको क्या है कि अगले न्यूरॉन मान लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो है यहाँ से स्टार्ट फिर हो गई। ठीक है, तो ये सूचना जो इसको देगा ना, इसके बीच में क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है और यही खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है सोचने समझने के लिए होता है, हृदय को धड़काने के लिए होता है, हम लोग सारा देख चुके हैं। शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है, जिसमें अनुमस्तिष्क काम आता है, पश्च भाग मस्तिष्क का। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिकाएं करती है, मस्तिष्क करती है, मेरुरज्जु करती है या फिर दुमिका करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को भी मेरुरज्जु कंट्रोल करता है और अनैच्छिक क्रियाएं को भी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? एड्रीनल, गुर्दा, पिटूटरी या फिर थायराइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिटूटरी। ठीक है, देखिए हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं हार्मोन में कि मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन की अगर बात करेंगे तो मस्तिष्क में 3 प्रकार के हार्मोन ग्रंथि यहाँ पे पाए जाते हैं। एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पीनियल और तीसरा है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को ही इंग्लिश में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग कंठ के पास में अगर आएंगे तो यहाँ पे जो है अवटू है ग्रंथि और पीछे में परावटू ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान देना। किडनी के पास अगर हम लोग आएंगे तो किडनी के पास जो है आपका अधिविरकक ग्रंथि कहते हैं। क्यों? अधि मतलब आधा, विरकक मतलब किडनी पर। ठीक है, एड्रीनल इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब अगर आएंगे तो अगर पुरुष होगा तो विरसन ग्रंथि होगा और अगर स्त्री होगी तो अंडाशय ग्रंथि होगा। ठीक है, ये ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि का काम क्या है तो समझना, इस ग्रंथि का काम है हार्मोन का स्राव करना। किस चीज का स्राव करना? हार्मोन का स्राव करना। ठीक है, अब कैसी ये ग्रंथि है तो ग्रंथि 2 तरह की होती है, एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी जो ग्रंथि होगी वो क्या करेगी? वो इंजाइम्स का स्राव करती है। ठीक है, और जो अंतःस्रावी होगी वो हार्मोन का स्राव करेगी। यहाँ हार्मोन की भी जिक्र की जा रही है, मतलब ये अंतःस्रावी है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो आपका पीयूष ग्रंथि है ये क्या करता है? ये हार्मोन का स्राव करता है। कौन सा हार्मोन का स्राव करता है? तो ये वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। और वृद्धि हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक पार्ट होता है। ठीक है, वही चीज पूछ रहा है। अब यहां से पूछेगा वृद्धि हार्मोन की कमी होगा तो क्या होगा शरीर में, और ज्यादा अगर स्राव होगा तो क्या होगा? कमी होगा तो व्यक्ति जो है बौना हो जाएगा, ज्यादा होगा तो व्यक्ति जो है वो राक्षस बन जाएगा। ठीक है, दैत्य जैसा दिखेगा। अगला है एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादा हार्मोन। अभी बताएं कि अंडाशय ग्रंथि जो होती है ना, ये अंडाशय ग्रंथि 2 प्रकार की हार्मोन जो है ये स्राव करती है। एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है जो कि किस चीज में काम आता है? जनन के दौरान। और दूसरा बात क्या है कि जो भी लड़कियों के अंदर जो भी चेंजिंग आता है यौवना अवस्था का, उसमें ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई है? मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, न्यूरॉन है, किडनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन।
अगला क्वेश्चन है, एक नर हार्मोन है, एड्रिनेलिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजोन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखो नर हार्मोन में एक ही है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन पूछेगा यानी मादा हार्मोन पूछेगा तो ये दोनों को याद रखना, यहीं से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तभी बता चुके हैं हार्मोन जो स्राव होता है वो कहां से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। बहिस्रावी ग्रंथि से क्या स्राव होता है, तो इंजाइम्स का स्राव होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, ये ठीक है अंतःस्रावी होगा, और बहिस्रावी दोनों है, गुर्दा, यकृत, एड्रिनल, अग्नाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ना ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी होती। क्यों, क्योंकि ये जो है इंजाइम्स का भी स्राव करती है और हार्मोन का भी स्राव करती है। ठीक है, इंजाइम्स का स्राव आप लोग देखे थे कि जब पाचन हम लोग तंत्र पढ़ रहे थे वहां अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जो था वो ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब इंजाइम्स छोड़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, या तो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कहा जाता है। पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन, एड्रेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिब्रेलिन। ठीक है, इसमें यहाँ पे दो तीन चीज यहाँ पे भी याद रखना कि पादप हार्मोन जब तुमसे पूछे ना तो पादप हार्मोन जो है मुख्य रूप से 5 है। ठीक है, ये पांचों को ध्यान रखना बस। एक है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, क्या है, एब्सिसिक अम्ल है, और चौथा इथाइलिन है। ठीक है, क्या है, इथाइलिन। ऑक्सीन का काम है पौधे की लंबाई को बढ़ाना, बस इतने याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत है। जिब्रेलिन का काम है मोटाई को बढ़ाना। ठीक है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को तेज करना। किसका काम है, साइटोकाइनिन का काम है। और ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है ना ये क्या होता है, वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पौधे की वृद्धि को ये रोकता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है पौधे की वृद्धि में अगर भाग ले रहा है या सहायक है, तो एक पौधा अगर बढ़ते जाएगा, वृद्धि करते जाएगा तो वो दैत्य जैसा हो जाएगा, इसीलिए रोकने का काम एब्सिसिक अम्ल करता है। ठीक है, और इथाइलिन जो होता है ये कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। ठीक है, कच्चे फलों को क्या करता है, पकाने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन की कमी के कारण होता है, घेंगा होता है, मधुमेह होता है, क्रेटिनिज्म होता है, बौनापन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह यानी डायबिटीज नामक की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है, एड्रेनालिन है, एस्ट्रोजन है, पाराथार्मोन है, कैल्सिटोनिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है ना इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब गुस्सा होगा, ठीक है, तभी यह हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी, लार आना, दिल की धड़कन, चबाना। तो इसका राइट आंसर होगा चबाना। अनैच्छिक क्रिया जिस पर हमारी इच्छा ना हो, चबा रहे हैं कुछ चीज तो हमारी इच्छा है। अगला क्वेश्चन है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है चीनी कमी से, मोटापा से, रक्त कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से। बौनापन का कारण क्या है, वृद्धि हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का कमी अगर शरीर में होगा किसी भी व्यक्ति का तो वह व्यक्ति बौना हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कौन सा ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ हाइपोथैलेमस ग्रंथि को छोड़कर जितने भी ग्रंथि हैं सभी को कंट्रोल नियंत्रित करने का काम जो है पीयूष ग्रंथि करता है। और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, तो पीयूष ग्रंथि जो है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में या फिर लिशमानिया में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन पूछेगा तो बस दूसरे को ही याद रखना, ठीक है, दो ही चीज याद रखना, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है, ये दो जो है मुकुलन के द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन? अलैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक जनन में बस दो चीजें को याद रखना कि लैंगिक जनन होता है उसमें दो पेरेंट्स की भागीदारी होती है तब बच्चे जन्म लेते हैं, और अलैंगिक जनन जो होता है इसमें एक ही पेरेंट्स के द्वारा एक नए अपने ही जैसा जो है बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो मुकुलन जो है वो अलैंगिक जनन है और किसमें होता है, कौन सा जीव में? तो ईस्ट में और हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? डीएनए की, केंद्रक की, जीन की, जीव द्रव्य की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए की। प्रतिकृति का मतलब होता है एक तरह से समझिए फोटोकॉपी, ठीक है, किसी चीज का फोटोकॉपी होना। तो देखिए ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है? डीएनए आनुवंशिक गुणों की अगर हम लोग देखें को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे हस्तांतरित करने का एक जो है रचना है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझिएगा क्योंकि ये जो है आपको पूछेगा नहीं लेकिन क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहां से अगर हम लोग आएंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो डीएनए में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए जो होता है कुछ इस प्रकार की रचना होती है, द्विकुंडलित होती है, ठीक है। अब ये जो द्विकुंडलित रचना दिए हैं ये वाटसन एवं क्रिक दिए हैं, इसको याद रखना। वाटसन एवं क्रिक दो वैज्ञानिक थे जो मिलकर दिए थे, ठीक है। अब क्या है आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो डीएनए है, ठीक है, इसकी अगर हम लोग एक टुकड़ा की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? ये जीन कहलाएगा, ठीक है। और जीन ही है जो आनुवंशिक गुणों को क्या करता है, एक से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। डीएनए की अगर हम लोग और बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना इसका नामकरण जो किया गया था वो अगर हम लोग बात करें जैसे इसका एक टुकड़ा को जीन कहते हैं और इस जीन का नामकरण जो किया गया था उन साइंटिस्ट का नाम है जोहानसन, ठीक है, क्या है? जोहानसन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी समष्टि, समष्टि का मतलब जीव होता है, के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? पोषण, श्वसन, जनन या फिर नियंत्रण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी जीव है अपना अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखना चाहता है तो कौन सी प्रक्रिया करेगी? ये जनन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखिए अगर जनन नहीं होगा, मान लेते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य अगर जनन की प्रक्रिया नहीं करता है तो धरती से एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई भी संतान उत्पत्ति ही नहीं होगा, जो पहले से जन्म लिए हैं वो डेथ कर जाएंगे, फिर धरती पर नामो निशान जो है ये मिट जाएगा। तो इसीलिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकाएं संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है, कोशिका मर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका मर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन है, लैंगिक जनन है, बीजाणु समासंग है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। पर्तन, रोपण, कलम ये सब क्या है? ये सब जनन की विधि है, ठीक है। और कौन सी जन्म की विधि है? तो याद रखना कि ये अलैंगिक जनन की विधि होती है, ठीक है। कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। और ये क्या करती है, कैसी विधि है? तो ये कायिक प्रवर्धन की विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? खंडन, विखंडन, मुकुलन या फिर खंडन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडन विधि से होता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा एक जीव है, ठीक है, जिसमें किस विधि से जनन होता है? तो खंडन विधि से होता है। ये खंडन विधि कैसी विधि है? तो अलैंगिक जनन है, याद रखना। और ये जीव कैसा होता है स्पाइरोगायरा? तो स्पाइरोगायरा बहुकोशिकीय वाला जीव होता है, यानी एक से अधिक कोशिका होता है इसके अंदर।
अगला क्वेश्चन है, जनन की वह विधि जिसके द्वारा समान गुणों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। कायिक प्रवर्धन, विखंडन, मुकुलन, खंडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तना के द्वारा करता है, पत्ती के द्वारा करता है, मूल के द्वारा करता है, पुष्प के द्वारा करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ती के द्वारा। ब्रायोफिल्म जो है ना, ये क्या करता है? ये पत्तियों के द्वारा जो है जनन करता है। तो इसका ध्यान रखना, इसमें 3 है। ठीक है, पत्ती के द्वारा जनन करने वाले 3 आपको देखने को मिलेगा कायिक प्रवर्धन में। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में 3 तरीके से जनन होता है, जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है। ठीक है, तो ये पत्ती वाले हैं। पत्ती वाले जो जनन करते हैं ना कायिक प्रवर्धन, वो 3 है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा ज्यादा, लेकिन ब्रायोफिल्म ही पूछता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका घाव पत्ता, एक हो जाएगा आपका बिगोनिया, और तीसरा आपका हो जाएगा ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म ही ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है, पुंकेसर में होता है वर्तिकाग्र, परागकण, बाह्यदल या फिर बीजांड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा परागकण। ठीक है, क्या होगा? परागकण। पुंकेसर जो होता है उसमें क्या होता है? परागकण होता है, इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, परागन कहलाता है, अंकुरन कहलाता है, संलयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परागन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये किसी प्रकार का एक उड़हुल का फूल है। ठीक है, गुड़हल जिसको कहते हैं, ये उड़हुल का फूल है। ठीक है, अब ये जो उड़हुल का फूल है ना, उसमें क्या है कि ये द्विलिंगी होता है, यानी दोनों लिंग जो होता है इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों लिंग जो उपस्थित होता है उसमें एक तो नर भाग होगा और दूसरा मादा भाग होगा। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो किससे हम कहते हैं घड़ा जैसा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका है मादा भाग। ठीक है, और मादा भाग जो होता है ये 3 भाग से मिलकर बना हुआ होता है, इसको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, ये जो है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये होता है वर्तिकाग्र, यहीं पे बता देते हैं, समझ लो। दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका है ना, ये नर भाग है। ठीक है, नर भाग कुछ ऐसा होता है, और नर भाग ये जो होता है ना, ये अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 3 पार्ट से ये भी मिलकर बना हुआ होता है। ये है परागकोश, ये क्या है? परागकोश है, और इसके अंदर जो है दाना जैसा पाउडर जैसा पीला रचना जो होता है ये परागकण होता है। ठीक है, ये परागकण होता है, और ये जो डंटा जैसा रचना होता है ये तंतु होता है। ठीक है, अब ये जो परागकण इसके अंदर है, ये परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे वो हवा से जाए, पानी से जाए, जिससे भी जाए, ये परागकण जो है ये मादा भाग पर आकर बैठेगा, यानी मादा भाग के पास आएगा मिलने के लिए, और यहां से ये धीरे धीरे प्रवेश करेगा और अंडाशय में आकर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अंडाशय में नर का जो भाग है, यानी नर युग्मक इसको कहेंगे। ठीक है, परागकण जो है ये नर युग्मक है। नर युग्मक से मादा युग्मक दोनों का मिलन होगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, निषेचन के बाद जो है ये युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, और युग्मनज के बाद जो है विकसित होकर ये भ्रूण बनेगा, और भ्रूण जो है फिर विकसित होकर एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया पूरे जनन की है। तो यही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि परागकण का एक से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो ये विधि जो है जो यहां से यहां आई, ठीक है, इस विधि का नाम क्या है? तो परागन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है, परागकण कहलाता है, बीज कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण विकसित अंडाशय की यहाँ पे बात कर रहा है। ध्यान देना,
किस चीज का यहाँ पे बात कर रहा है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय की बात कर रहा है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो रहेगा वो क्या होता है? वो बाद में फल में चेंज हो जाता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन जो देता है ना, वो थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन जब देता है तो वो सॉल्व नहीं होता है बच्चे से, इसीलिए यहाँ से जो है थोड़ा सा समझ समझ के पढ़ने का प्रयास करना, ताकि जो है तुम्हारा आंसर जो है वो सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन था कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? अंडाशय जैसे कि अभी आपको हम बताए कि ये जो है ये रचना अंडाशय है। ये जब फुल्ली विकसित हो जाती है तो ये किस में बदल जाता है? ये फल में बदल जाता है, और यही फल को हम लोग खाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। अभी बताए, द्विलिंगी वैसे पुष्प को कहते हैं जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित हो तो द्विलिंगी। एकलिंगी पुष्प उसको कहते हैं जिसमें या तो सिर्फ नर युग्मक रहेगा, या तो फिर कौन सा रहेगा, या तो फिर मादा युग्मक रहेगा, मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? अंडाशय में, वर्तिका में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश में, ठीक है। अभी आपको अंडाशय में, ये जो अंडाशय है ना, इसी अंडाशय में इस प्रकार से कुछ रचना होता है जिसका नाम है बीजांड, ठीक है। तो बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। फिम्बरई नामक संरचना पाई जाती है अंडाशय में, वर्तिका में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? तो अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पूछ क्या रहा है? यहाँ से पूछ रहा है कि फिम्बरई नाम की रचना, ठीक है, ये कहाँ होगा? तो ये अंडाशय में होगा, ध्यान रखना। बीजांड भी अंडाशय में, फिम्बरई भी। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय जो है ये विकसित हो जाता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाएगा तो किसमें विकसित होगा? अभी बताए हैं कि पूर्ण विकसित जो है वो फल में होता है, यानी फल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मानव मादा जनन, ये जनन है, ठीक है, जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, डिंबवाहिनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका, ठीक है। देखो ये भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना कि मानव का जनन तंत्र जो होता है ना वो दो होता है, क्योंकि दो मानव है, दो मानव मतलब नर है और मादा है ना। तो नर जनन तंत्र जो होता है और जो आपका ये होता है क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मादा जनन तंत्र का 3 चीज जरूर याद रखना, ठीक है। एक गर्भाशय याद रखना, ठीक है। दूसरा डिंब वाहिनी याद रखना, ठीक है। डिंब वाहिनी, ये जो मादा का जो भी अंडाशय युग्मक होता है और जो नर का युग्मक होता है, ये दोनों का मिलन जो होता है ये डिंब वाहिनी में होता है, ठीक है। डिंब वाहिनी जो होती है ये एक प्रकार की नली होती है, ठीक है, इस प्रकार की नली होती है, ठीक है। और यहीं से फिर आके इस प्रकार का गर्भाशय हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 कम से कम ध्यान जरूर रखना। और अगर हम लोग नर जनन तंत्र की बात करेंगे तो नर जनन तंत्र में जो है ना 3 चीजें को तुम जरूर याद रखना। नर जनन तंत्र में कौन कौन सा पार्ट्स को याद रखना है? तो ध्यान देना, शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका को याद रखना, ये नर जनन तंत्र का भाग है। वृषण को याद रखना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्राशय को याद रखना, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि का निर्माण, प्रोस्टेट ग्रंथि को याद रखना। ये 4 जो है नर जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है। ये जो वृषण होता है, इस वृषण का काम क्या है? तो इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना। क्या करना? शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन भाग है? पादप का मादा जनन पूछ रहा है। अभी हम बताए हैं कि पादप का मादा जनन भाग जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? तो कह रहा है ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक है,
और ये वर्तिका होती है और ये अंडाशय होता है। अब यहाँ पे देखो मादा जनन भाग पूछ रहा है तो अंडाशय इसका आंसर हो जाएगा, है ना। परागकोश, तंतु और पुंकेसर जो है ये नर का हो जाएगा। भ्रूण को मां के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा से, डिम्बवाहिनी से, ग्रीवा से, अंडाशय से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा। ठीक है, भ्रूण जब मां के गर्भ में पल रहा होता है तो प्लासेंटा से, उसके मां के खून से जो है जो भी पोषक तत्व होता है वो बच्चे तक पहुंचाया जाता है। प्लासेंटा को हिंदी में अपरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? देखो क्वेश्चन आ ही गया, प्लासेंटा में, डिम्बवाहिनी में, ग्रीवा में, अंडाशय में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिम्बवाहिनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग है, सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। एक चीज यहां से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य में ये सब आता है। जनन से संचारित होने वाले जो भी रोग होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ रोग हैं जिनके नाम है। सबसे पहला रोग जो है वो एड्स है। ठीक है, और एड्स रोग जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। कौन से विषाणु से होता है? तो ध्यान रखना, एचआईवी विषाणु से होता है। एचआईवी विषाणु का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा है आपका सिफिलिस। ये भी बीमारी जो है जनन से संचारित होता है, यौन संक्रमित रोग है ये सब। और ये किससे होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से ये होता है। ठीक है, तीसरा अगर बात करेंगे गोनोरिया है। गोनोरिया भी जो है ये किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 बीमारी जो है जो जनन के द्वारा संचरित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, और अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन कहते हैं, परागन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, संलयन कहते हैं। तो अभी बता चुके हैं कि नर और मादा युग्मक जब डिंबवाहिनी में मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप जो मतलब संरचना बनता है उसको कहा जाता है युग्मनज। और युग्मनज जो है धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण में चेंज हो जाता है, और भ्रूण जो होता है आगे विकसित होकर एक नए जीव में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लड़कों में यौवनावस्था लक्षण को नियंत्रित कौन हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता है, सरसों है, उड़हुल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण जो है ये पपीता है। इसमें या तो नर भाग रहेगा या तो क्या रहेगा? मादा भाग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, वृषण में, प्रोस्टेट में। तभी बता चुके हैं कि शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण करता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को, लेमार्क को, डार्विन को, चरक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल साहब को। मेंडल साहब को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो थे ये आनुवंशिकता पर प्रयोग किए हुए थे। आनुवंशिकता क्या है? तो इसमें ये चीज देखे थे वो कि एक जो पेरेंट्स होता है उसके जो भी पेरेंट्स हैं उसका गुण जो है बच्चे तक कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी एक मनुष्य का बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा की तरह क्यों दिखता है या तो अपने दादा दादी की तरह क्यों दिखता है, इस पर वो क्या किए थे? प्रयोग किए थे। इसी कारण आनुवंशिकता का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? मेंडल साहब को कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो मेंडल साहब ने आनुवंशिकता पर जो प्रयोग किया था उसके लिए किस चीज का चयन किया? तो ये मटर के पौधे का चयन किए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, मटर के पौधों का ये चयन किए थे। अगला क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल, डार्विन, लेमार्क, खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल साहब चुने थे। ठीक है, किसके लिए? आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के लोग से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास की दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा समानता जो मनुष्य रखता है वो किससे रखता है? तो ध्यान देना, वो रखता है चिंपैंजी जीव से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया की आंख होती है बहुत साधारण, संयुक्त होती है, हमारी आंखों की तरह होती, मेढक की तरह होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत साधारण। प्लेनेरिया एक प्रकार का जीव है, ठीक है। क्या है ये? जीव है जिसकी आंख जो होती है ये बहुत साधारण होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सा गैस नहीं था? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। जब प्राचीन काल था उस टाइम पृथ्वी का जो वातावरण था ना उसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए जीव जो है वो वहां पे नहीं था। जब ऑक्सीजन आया तो जीव जो है पृथ्वी पर अस्तित्व अपना बनाए। अगला क्वेश्चन है, जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जीन जो है ना, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जीव जो है ये जीवों की आनुवंशिक इकाई होती है। ये क्या होती है? आनुवंशिक इकाई होती है। और ये जीन जो है माता पिता का लक्षण जो होता है ये बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब जीन है क्या? तो ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है, ध्यान रखना, खंड या टुकड़ा कह सकते हैं। इसका नामकरण कौन दिया था? तो जॉनसन या जॉनसन दिया था, ठीक है। कौन दिया था? जॉनसन, या कहीं कहीं जोहानसन भी लिखता है, तो याद रखना। कब दिया था? तो 1909 ईस्वी में दिया था। गुणसूत्र जीन जो है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना गुणसूत्र पर ये पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र की ये जो संख्या होता है मनुष्य के शरीर में ये 23 जोड़ी होता है, ठीक है, जोड़ा में। और संख्या में पूछा जाएगा तो 46 होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मनुष्य का लिंग गुणसूत्र जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? तो XX और XY से डिनोट करते हैं। XX से मादा को डिनोट करते हैं और XY से नर को डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22, 23, 44 और 46, तो 23 जोड़ा होता है, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है ये ऑटोसोम होता है, ठीक है, गुणसूत्र। और एक जोड़ा जो होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है जो जनन में भाग लेता है, ठीक है। बच्चा का जो लिंग का निर्धारण होता है वो माता पर ना होकर किस पे होता है? पुरुष पर होता है, क्योंकि इसका लिंग गुणसूत्र X और Y होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद के सिद्धांत को दिया था? डार्विन दिए थे, वेल्स दिए थे, हिक्कल दिए थे, लेमार्क दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम विकासवाद का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? क्योंकि यहां से देखो कुछ विकास के लिए पूछेगा। जैसे देखो मेंडल प्रयोग जो किए थे वो आनुवंशिकता पर किए थे, ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है विकास के लिए। क्या पूछ रहा है? विकास के लिए सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लेमार्क साहब दिए थे, ठीक है। बाद में फिर डार्विन साहब आए थे। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला है यहाँ पे आपका, और अगला क्या है? तो है लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम क्या है? लक्षण को जो किया जाता है कंट्रोल, ठीक है, कोई भी लक्षण है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उस इकाई का नाम क्या है? तो उस इकाई का नाम है जीन है कि गुणसूत्र है कि एलील है कि न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद आया, उसको ध्यान रखना, हट में हम बताने भूल गए। मनुष्य का जो हट होता है, ठीक है, उसमें 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होता है, या तो कह सकते हैं 4 कोष्ठ होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मछली की बात करें तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेढक की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेढक का हृदय में 3 कोष्ठ होता है, ठीक है। सांप के हृदय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी 3 कोष्ठ होता है। पक्षी के हृदय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 4 कोष्ठ होता है, ठीक है। हर सांप जो होता है इसके हृदय में 3 कोष्ठ होता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है? तो मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है इसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भूल गए थे। चलो आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या थी? जीन थी। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ,
हमारा दांत और हाथी का दांत, ठीक है। आगे कह रहा है आलू व घास का ऊपरी भूस्तरी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। इसको समझने का यहाँ पे प्रयास करना कि समजात और समरूप होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि समजात और समरूप क्या होता है, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस से इसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये सब जो है हीटेड क्वेश्चन है, कभी अगर वैसा पूछ दिया तो समजात और समरूप में बस इतना ही ध्यान रखना कि एक ऐसा रचना जिसकी आकृति, ठीक है, और उत्पत्ति ये समान होगा, ठीक है, लेकिन ये काम जो है ये अलग अलग करेगा, तो ये क्या कहलाता है, ये समजात अंग कहलाता है, ठीक है। और एक होता है समरूप। समरूप जो होता है वो इसके समजात के अपोजिट होता है, यानी कार्य जो है ये समान करेगा, ठीक है, समान कार्य करेगा, लेकिन आकृति और उत्पत्ति जो होती है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इससे जो है एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना, उस एग्जाम्पल को देख लो। क्या रहा है, समजात अंग का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद होता है, यहाँ पे क्या बोला समजात में कि उत्पत्ति और आकृति समान है लेकिन काम जो है अलग करता है। हम हाथ जो है खाने के लिए यूज करते हैं, कुत्ता का अग्रपाद जो होता है वो क्या चीज के लिए यूज करता है, क्या चीज के लिए करता है, चलने के लिए करता है, कार्य अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, एशिया को, अमेरिका को। तो इसका राइट आंसर होगा मानव का उद्भव स्थान जो माना गया है ना वो अफ्रीका महाद्वीप को माना गया है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। मेंडल ने एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे, ठीक है, लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, किस प्रकार का पुष्प था, बैंगनी था, उसका संकरण, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, एक सेकेंड रुक जाओ, जिनका संकरण जो है बौने पौधे होगा, ये ठीक है, ये क्या होगा, बौने पौधे, इसका काट लो, यहाँ पे है बौना पौधा, ठीक है, बौना पौधा जो सफेद फूल था जिसमें, उससे ये करवा दिया। इसकी संतान के सभी पौधों में, इनकी जो संतान है उसके सभी पौधे में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि पुष्प जो है, ठीक है, पुष्प जो है वो कैसा था, वो बैंगनी रंग का था, ठीक है, बैंगनी रंग का, परंतु उनमें से लगभग आधे जो थे ये बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। मतलब कौन सी आनुवंशिक रचना थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। देखिए यहां दो लक्षण के बीच क्रॉस कराया गया है जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्वि क्रॉस जो मेंडल का हम आपको बताए हैं। यहाँ पे ये जो है ना टी और टी जो है ये बौने पौधे को सबसे पहले जब क्रॉस कराया गया तो ये लंबे पौधे का इंडिकेशन लिया गया, ठीक है, ये लंबा पौधा, और जो यहाँ पे डब्ल्यू डिनोट किया गया है ये पुष्प के लिए किया गया है, ठीक है, वो पुष्प बैंगनी थे और सफेद भी थे। अब यहाँ कह रहा है कि ये बौने पौधे का जन्म हुआ, ठीक है, और जो है क्या है यहाँ पे कि पुष्प जो है ये बैंगनी थे, तो ये कौन सा कैरेक्टर यहाँ आएगा, तो ये कैरेक्टर ये आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, समजात हैं, अवशेषी हैं, जीवाश्म है, असंजात हैं। तो इसका राइट आंसर होगा असंजात अंग, जिसको समरूप भी कहा जाता है, अभी बता चुके। अवशेषी अंग वैसा अंग होता है जो शरीर में है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, अगर नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवंशिकता, विभिन्नता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स एक्स, एक्स वाई, ट्रिपल एक्स, डबल एक्स वाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुणसूत्र का रचना जो है ना कुछ इस प्रकार का होता है, ये जो होता है ये क्रोमेटिड्स होता है, ये क्या होता है, क्रोमेटिड होता है, ठीक है।
और ये जो जिससे जुड़ा हुआ रहता है ये सेंट्रोमियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है, ध्यान देना। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो गुणसूत्र है वो दिखता किस अवस्था में है, तब जब कोशिका का विभाजन होता है ना, समझना कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसका एक फेज होता है पूर्वावस्था। इस पूर्वावस्था में ही क्या दिखता है? गुणसूत्र अच्छे से दिखता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी भी बालक के अंगुली में, ठीक है, 6 अंगुली है, ठीक है, क्या है? 6 अंगुली है। किसी के बालक के हाथ में, अंगुली में नहीं, ठीक है, हाथ में 6 अंगुली है, तो ये किसके कारण है? क्या हो गया है? तो यही गुणसूत्र जो है ना, इसमें बदलाव हो गया है, ठीक है, विभिन्नता देखने को मिला है, यानी उत्परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण उसके हाथ में 6 अंगुली देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण चैप्टर से, और पहला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 6 मई, 5 जून, 11 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़ने का प्रयास करें तो अगला क्वेश्चन है तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है? जैविक कारण है, भौतिक कारण है, मृदीय कारक है, कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक कारण है। देखिए पर्यावरण जो है ना, ये पर्यावरण जो है इसका 2 मुख्य घटक होता है। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है, ठीक है। जैविक घटक जिसमें जीव की बात होगी, ठीक है। अजैविक घटक मतलब और जो चीजें हैं, जैसे आपका तापमान हो गया, वर्षा हो गया, पवन हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? ये सब अजैविक है। अब अजैविक में भी भौतिक कारण जो है, कारक, वो क्या क्या कहलाता है? तापमान, वर्षा और पवन, ये सब भौतिक कारक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? नदी है, फसली क्षेत्र है, वन है, महासागर है। तो मानव निर्मित कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फसली क्षेत्र, ठीक है। देखो पारितंत्र जो होता है ना, ये 2 तरह का होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक जो होता है ये प्राकृतिक होता है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में अपने आप मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखना महासागर सबसे बड़ा जो है ना ये पारितंत्र होता है। समुद्र हो गया, क्या इसको मनुष्य बनाया है? नहीं। वन हो गया, ठीक है, यानी जंगल। नदी हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है ना, ये सब तुम्हारा प्राकृतिक पारितंत्र है। महासागर हो गया, समुद्र हो गया, वन हो गया, नदी हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मानव निर्मित की बात करेंगे तो मानव निर्मित पारितंत्र में अगर हम लोग देखें, जो मानव निर्मित करता है, जैसे कोई फसल किसी खेत में लगाया तो मानव लगाया, तो ये मानव निर्मित पारितंत्र हो जाएगा, है ना। तालाब हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे खेत, तो ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित पारितंत्र है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है ऐसी पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अणुओं में तोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, निम्नीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण। ऐसी पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा, देखो पहले ही बताए हैं कि जो भी कचरा है मार्केट में कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में जो भी कचरा उपलब्ध है, ये कचरा जो होता है ये 2 तरह का होता है, ठीक है। ये कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक जैव निम्नीकरण होता है और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण, ठीक है। जैव निम्नीकरण होगा मतलब यहाँ पे जैविक बात की जा रही, जैविक मतलब जीवों के द्वारा, ठीक है। यानी एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा तोड़ देगा और ये पर्यावरण में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैविक प्रक्रम। और एक ऐसा कचरा जो कि जीवों के द्वारा तोड़ा इसको नहीं किया जा सकता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है, यानी इसको अपघटित नहीं किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ठीक है। तो ये अजैविक निम्नीकरण हो गया। यहाँ कह रहा है कि जैविक प्रक्रमों द्वारा अणु में तोड़ा जा रहा, अणु मतलब छोटा छोटा कण में, तो ये जैव निम्नीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल है, पर ऑक्सीटाइल,
नाइट्रेट है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि जो है पहुंचाने का काम कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, मतलब CFC गैस करता है। ये CFC गैस निकलता क्या है, कहाँ से है? तो आप जो घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं ना, AC का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये गैस निकलता है, ठीक है, जो कि ओजोन परत को क्या करता है, ये क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत का काम क्या है? तो ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर जैसे जाओगे तो इस प्रकार का कुछ परतें मिलेगा, ठीक है। परत अगर हम लोग देखेंगे तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे? समताप मंडल में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। समताप मंडल में एक परत होता है जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत का काम ये है कि जो भी सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण, जो हानिकारक किरण होता है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्या करता है? ये पृथ्वी पर आने इसको नहीं देता है, ठीक है, जिससे जीव जंतु जो है अपने आप को सुरक्षा महसूस करता है। और यही ओजोन परत जब धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएगा, क्षति हो जाएगा इसका, तो फिर जो है वो क्या होगा, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण जो है वो आने लगेगा और फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है जीव के ऊपर ये क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर निर्भर आहार श्रृंखला का कोई निकाय किसका निरूपण करता है? आहार जाल का, पोषी स्तर का, पारितंत्र का या फिर समुदाय का? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आहार जाल, ठीक है। आहार श्रृंखला का कोई निकाय कह रहा है, ठीक है। आहार श्रृंखला क्या है और आहार जाल क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। आहार श्रृंखला जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक जीव जो है दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक आहार जाल, यहाँ पे आहार श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका घास है, ठीक है, ये आपका हिरन है, ठीक है, और ये आपका बाघ है। ये एक आहार श्रृंखला बन गया। कैसे बना समझना, कि ये जो घास है ये हिरन खा रहा है, यानी हिरन जो है शाकाहारी है, ठीक है, तो ये घास को खा रहा है। अब इस हिरन को बाघ खा गया, क्योंकि बाघ जो है मांसाहारी है, इस बाघ को खा गया, यानी एक जो है ये आहार श्रृंखला आपका जो है, श्रृंखला मतलब कतार में चलते जाएगा, ठीक है। और आहार जाल जो होता है ये कहीं से भी टूट के आ सकता है, कोई भी एक जो है ना, कहीं से भी एक हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझने का प्रयास करना कि ये जो है ये हिरन है, ठीक है, हिरन को जो है ना उधर से खरगोश भी आया तो खा गया, इधर से बाघ भी आया तो खा गया, ठीक है। तो ये जो तीन जीव का जो एक संरचना बना ये खाद्य जाल बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ टूटता नहीं, यहाँ तोड़ के कोई भी खा सकता है, यहाँ पे एक श्रृंखला बनते चला जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आहार श्रृंखला का कोई एक निकाय किसको निरूपित करता है, तो आहार जाल को करता है। एक चीज याद रखना कि ओजोन परत जो है ना उसका ओजोन जो है उसका सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, ठीक है, ध्यान देना। ये किसका समस्थानिक है, तो ये O2 का समस्थानिक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। अब ये O2 का समस्थानिक है तो O3 कैसे इसका सूत्र हो जाता है, तो देखो जैसे पराबैंगनी किरण आता है ना, तो ये जो वातावरण में ऑक्सीजन विद्यमान है, इस पर सूर्य का किरण के साथ, प्रकाश के साथ जो भी पराबैंगनी किरण आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को क्या है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मान लो O2 है वातावरण में, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके मिल गया तो ये क्या बना लिया, वो 3 बना लिया। इस तरह ओजोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ऑक्सीजन है, NH3 है, CO2 है, N2 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वातावरण में बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, बर्फ पिघलने लगेंगे, फिर बाढ़ जैसी भयावह स्थिति देखने को मिलेगी, है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ है जो जैव अनिम्नीकरणीय है? कागज, चमड़ा, सूती, कपड़ा, अपमार्जक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। समझना, पर्यावरण में हम बोले जैविक घटक होता है, ठीक है, और एक अजैविक घटक। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं तो समझना, उत्पादक होता है, ठीक है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। समझो, ठीक है। उत्पादक कौन होता है तो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन होता है? जो हरे पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है वो होता है, ठीक है, जो उपभोग करता है। अपघटक कौन है? तो अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि सभी चीजों को जो है वो क्या करता है? अपघटित करता है। अब यहाँ पे जो है उपभोक्ता जो होता है ना, ये समझना, ये भी 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यही यहाँ पूछ रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो मान लेते हैं, हम पहले बताएं आपको कि ये जो उत्पादक होता है हरे पेड़ पौधे होता है और उपभोक्ता उसका उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो शाकाहारी होगा, ठीक है, वही ना होगा। मांसाहारी जो होगा वो कौन होगा? द्वितीयक उपभोक्ता में यानी कौन होगा? जो शाकाहारी नहीं मांसाहारी होगा, ठीक है, और तृतीयक होगा जो सर्वाहारी होगा, सब कुछ खाता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, एटीपी है, एडीपी है, सीबीसी है या फिर डीडीटी है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैव आवर्धन क्या है? एक प्रकार का रसायन है जो कि डीडीटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, या तो फिर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका राइट आंसर जो होगा, ये बाघ जो होता है ये तृतीय पोषी स्तर का है, ठीक है। यानी बाघ जो है सर्वाहारी है, सबको खा जाएगा ये किसी को छोड़ने वाला प्राणी नहीं है, ठीक है। बाघ के पास अगर जाके खड़ा होगो ना, सबको ये खा जाएगा, ठीक है। वही यहां से पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, बाघ जो है किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ये तृतीय उपभोक्ता है। क्या है? तृतीय उपभोक्ता है। पोषी स्तर, देखो उपभोक्ता जो होता है उसी को पोषी स्तर में बांटा जाता है, ठीक है। अगला है, अपघटक का उदाहरण है, कवक है, गाय है, बाघ है, घास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? पहला ऑप्शन है घास, पुष्प, चमड़ा। दूसरा है घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। चौथा है केक, लकड़ी, घास। जे अजैव निम्नीकरण पूछा है, सबसे पहले प्लास्टिक दिमाग में रखना। देखो एक ही ऑप्शन में है प्लास्टिक, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। इससे ये जो तीनों है ना, इसका अपघटन नहीं होता है और ये जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो घास जो है वो बकरी खाएगी, है ना, आहार श्रृंखला कह रहा है, ध्यान रखना, बकरी खाएगी। और बकरी को कौन खा जाता है? मानव, हम लोग खा जाते हैं। अब यहाँ पे देखो घास, गेहूं, आम को देखेंगे तो एक ही जैसा हो गया, क्योंकि ये तीनों उत्पादक में आ गया, तो आहार श्रृंखला बनेगा ही नहीं। घास, बकरी, मानव तो ये तो देख ही लिए। बकरी, गाय, हाथी, बकरी को गाय खाएगी, गाय तो शाकाहारी होती है, कैसे खाएगी, ठीक है। घास, मछली, बकरी, घास जो है मछली खाती है, ठीक है, मछली को बकरी खाता है क्या? ऐसा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला से अगर हिरन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? ये आहार श्रृंखला है घास, हिरन, बाघ का, ठीक है। अब कहता है कि ये लुप्त हो जाए, ये धरती पर रहे ही नहीं, तो क्या होगा? बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, घास की मात्रा में कमी आएगी, बाघ मर जाएंगे, बाघ घास खाना आरंभ कर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ मर जाएगा, क्योंकि अगर हिरन लुप्त हो गया तो उसका खाना ही खत्म हो गया ना, तो इसीलिए बाघ मर जाएगा। इस ऑप्शन में राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं? कपड़े के थैले का उपयोग करके, बेमतलब पंखे न चलाना, स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पर्यावरण का मित्र कौन हो सकता है? अगर हम प्लास्टिक थैला का प्रयोग ना करें, कपड़े के थैला का प्रयोग करें तब। अगर हम ऊर्जा का खर्च जो है बेमतलब का ना करें तब। अगर हम फ्यूल का खर्च जो है बेमतलब का ना करें, अगर हमको पैदल जाने का सुविधा है तो हम पैदल जाएं तब। तो ये तीनों हो जाएगा पर्यावरण मित्र। ठीक है, आगे अगर हम लोग चले तो चलिए, आज के सेशन का क्वेश्चन जो था वही आपका लास्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी प्यारे तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों को। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन खत्म करने से पहले एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही, जो भी 10th के बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये रामबाण साबित होगा ये वीडियो, क्योंकि यही है जो आपको पास करवाने से कभी नहीं रोकेगा। ठीक है, मार्क्स कम आ जाएगा वो मंजूर है, लेकिन ये पास करवाने से आपको नहीं रोकेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। अगर हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जो फ्री ऑफ सेवा हम स्टार्ट किए हैं एजुकेशन का वो पहुंच सके सभी बच्चों तक। और अगर जो हमारे चैनल पर पुराने हैं, जो पहले से प्यार सपोर्ट बनाए हुए हैं, उन सभी से आग्रह है कि वीडियो देखते हैं तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह का हम वीडियो आप लोग को देते रहें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता जिसके कारण जो है थोड़ा सा कटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन एग्जाम के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तुम लोग का।